तो आज हम करने वाले हैं झारखंड का इतिहास, झारखंड जीके का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है रामगढ़ अधिवेशन। इंग्लिश हिंदी दोनों में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं जैसे जेई की, तो आपको टेक नॉन टेक दोनों पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे सीजीएल उत्पाद सिपाही यानी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 3 आपको पूरी पीडीएफ नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज करिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। ट्रिक भी मैं यहाँ पे यूज करूंगा कुछ, ठीक है, जिसमें आपको याद हो जाएगा। और यहाँ पे पूरी चर्चा करेंगे रामगढ़ सेशन की, और साथ ही साथ इससे क्या सवाल पूछे जाते हैं उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हरिपुरा सम्मेलन, त्रिपुरी सम्मेलन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि उससे कुछ यहाँ पे लिंक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। और झारखंड का इतिहास प्लेलिस्ट में आपको पूरी वीडियो इसकी मिल जाएगी, और भी वीडियोस इसमें जो है अवेलेबल है, इस टॉपिक पे नहीं दूसरे टॉपिक पे। चलिए रामगढ़ सेशन ये 53वां जो है सेशन था, अधिवेशन था कांग्रेस का। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना के पीछे किसका हाथ है, कमेंट में करिएगा आंसर। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको, और जिनको सही आंसर होगा जिनका, उनको मैं हर दे दूंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ के जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद कांग्रेस की कई सारे सेशन होती है। कारण बहुत सिंपल सा था कि कैसे अंग्रेजों को मात देना है, यहाँ से भगाना अंग्रेजों को, तो उसके लिए प्लानिंग होती थी कैसे क्या करना है, ठीक है। हालांकि कांग्रेस का जब निर्माण हुआ इसके पीछे कारण जो है अंग्रेजों ने इसका सपोर्ट किया, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। उसके पीछे कारण कुछ और था, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो है डायरेक्टली किसी से मुकाबला नहीं कर सकते थे। अंग्रेजों को अपनी बात किसी से रखनी होती थी किसानों के सामने, तो खुद यदि वो रखते तो दिक्कत वगैरह होती थी, ठीक है। जिसके कारण एक कांग्रेस का निर्माण किया गया। हालांकि बाद में कांग्रेस का जो संकल्प है वो बदला, और वो देश की आजादी के लिए इसने बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। चलिए अब हमने देख लिया कि इसकी अधिवेशन होती थी, जिसकी अधिवेशन पहली जो अधिवेशन है एग्जाम में पूछा जाता है 1885 में जब स्थापना हुई, तो इसी टाइम में पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, ठीक है, जिसका अभी नाम क्या है, मुंबई है, महाराष्ट्र की कैपिटल, ठीक है। तो बॉम्बे में इसकी जो है पहली अधिवेशन होती है। WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी इसकी जो है अध्यक्षता करते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो ये 53वां सम्मेलन जो अधिवेशन होता है वो झारखंड का एकमात्र जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ठीक है, रामगढ़ में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और रामगढ़ का मैं मैप भी दिखाऊंगा। यदि हम लोग बात करें इसके अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष इनके थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बाद में हुए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज यहाँ से सवाल पूछा जाता है, सबसे लंबे समय तक यदि कांग्रेस में कोई अध्यक्ष रहे तो वो रहे अबुल कलाम आजाद। कारण बहुत सिंपल सा था, ठीक है। कारण क्या था भाई, ये 1940 में अध्यक्ष बने, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे 53वां संविधान जो 53वां जो सेशन हुआ था, ठीक है। तो इसमें 1940 के बाद आप देखेंगे 1940 से 45 तक कोई भी बीच में सेशन हुआ ही नहीं, ठीक है। और 1940 से 45 तक ये इसके अध्यक्ष रहे। जब भी एक नया सेशन होता था ना, तो एक नया अध्यक्ष चुना जाता था, ठीक है। तो इसमें जो है अध्यक्ष, चूंकि बीच में कोई हुआ ही नहीं सेशन, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का जो है समय था, चल रहा था, इसलिए कोई सेशन हुआ नहीं। और इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बने रहे, और 6 साल तक ये बने रहे। और एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, सबसे कम उम्र के यदि हम लोग बात करें कांग्रेस में अध्यक्ष कौन बने थे पहले, तो वो आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। हालांकि अबुल कलाम आजाद जब 1940 में बने थे तो वो कम उम्र के नहीं थे, उस टाइम तो वो काफी उम्र हो गया था उनका, ठीक है, बहुत सीनियर लीडर थे वो। बट हम लोग बात करें 37वां संविधान संशोधन के सॉरी बार बार संविधान संशोधन आ रहा है, ठीक है। 37वां जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद स्पेशल सेशन हुआ था, जिसे हम कहते हैं दिल्ली में हुआ था। ये स्पेशल सेशन के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और ये 4 सितंबर से 8 सितंबर के बीच 1923 में चला था, और मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। उस टाइम में ये सबसे कम उम्र के थे। तो ये भी यहाँ से सवाल बनता है, तो जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग बात करें रामगढ़ में, क्योंकि ये रामगढ़ में हुआ था, वो शोले वाला रामगढ़ नहीं, ठीक है। तो ये रामगढ़ में चूंकि हुआ था, तो रामगढ़ का मैप बहुत जरूरी है देखना कि हमारे झारखंड में रामगढ़ है कहाँ। और जब झारखंड की बात हुई है तो और भी कुछ चीजें मैं यहाँ पे मैप पे दिखाऊंगा, ताकि यहाँ से सवाल और भी बनते हैं, तो एक एक चीज पे स्पष्टता होनी चाहिए। रामगढ़ की हम लोग बात करें तो छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये छिन्नमस्तिका जो कि कामाख्या मंदिर पर बेस्ड है, ठीक है। तो वो रामगढ़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब देखिए ये रामगढ़ आप देख पा रहे हैं, तो ये रामगढ़ जो है ये वेस्ट बंगाल से इसकी बॉर्डर लगती है। और जब बंगाल की बात आई है तो हमें ये दिमाग में रहना चाहिए
कि झारखंड के बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आपको मिलेगा ईस्ट में, मतलब पूर्व में वेस्ट बंगाल मिलेगा। वेस्ट की हम लोग बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ और यूपी मिलेगा, ठीक है। और हम लोग बात करें नॉर्थ की तो बिहार मिलेगा एंड साउथ में उड़ीसा मिलेगा। तो आपके कितने स्टेट हो गए? 5 स्टेट। एक उड़ीसा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, उड़ीसा, बिहार 2 हो गया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल 3 एंड उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ 5 हो गए। उत्तर प्रदेश की यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं तो गढ़वा से इसकी बॉर्डर लगती है, तो ये भी दिमाग में रखिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। और क्या सवाल बनते हैं बॉर्डर से? बॉर्डर से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि झारखंड में कौन से 2 जिले हैं, ठीक है। झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले। इनमें से कौन से 2 जिले हैं, या ऐसे कहें कि कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी बॉर्डर किसी दूसरे स्टेट से नहीं लगती है, ठीक है। तो नहीं लगती है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे लोहरदगा, आप देख पा रहे हैं। और दूसरा हो जाएगा खूंटी। लोहरदगा से और एक सवाल बनता है, लोहरदगा के एमएलए कौन है बताइएगा? वित्त मंत्री हमारे रामेश्वर उरांव जी, ठीक है। तो लोहा काफी इंपॉर्टेंट है, लोहरदगा याद रखिएगा, ठीक है। और लोहा में यहाँ पे और एक सवाल बनता है, झारखंड की सिंचाई प्रणाली जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, जरूर देख लीजिएगा आप, झारखंड का भूगोल में सारी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। लोहा मतलब चापाकल किससे सबसे ज्यादा सिंचाई, नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ होती है? लोहरदगा में होती है। कैसे याद रखिएगा? मैंने बताया था ठीक, उसमें लोहा का होता है चापाकल, और चापाकल से सिंचाई कहाँ पे होती जाती है सबसे ज्यादा? नलकूप से, तो वो होती है लोहरदगा में। चलिए, इतने हमने यहाँ से सवाल कर दिए। हमारी बात थी रामगढ़ की, तो रामगढ़ में और एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि ग्लास फैक्ट्री जो के लिए फेमस कौन सा झारखंड का जिला है? तो वो जिला है रामगढ़ का, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो क्या चीजें और इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ से, डिफरेंट सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या सेशन यहाँ पे हुई है। सबसे पहले बात करें तो हम यहाँ पे देखिए प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस की बात करेंगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस की हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले, मतलब कि आजादी के पहले में कौन कौन सा सेशन हुआ था। तो 17वां सेशन से मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और कलकत्ता का अधिवेशन था ये, यही आपको थोड़ा बहुत यदि नॉलेज है तो रखनी चाहिए। हम यहाँ पे सीधे आते हैं 53वां संविधान, 53वां जो सेशन है, ठीक है, वो रामगढ़ में हुआ था। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये गांव का सेशन था, ठीक है। और इसके पहले जो हुआ था ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिपुरा और त्रिपुरी। तो ये त्रिपुरा या त्रिपुरी सम्मेलन, ज्यादातर त्रिपुरी सम्मेलन इसको बोला जाता है, त्रिपुरी पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 52nd, ठीक है। एंड 51st वॉज हरिपुरा सम्मेलन। हरिपुरा सम्मेलन और त्रिपुरी जो सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, रामगढ़ से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सुन लीजिए। बात ऐसी हुई कि 51वां जो है 51st जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, इस समय क्या हुआ था, ये हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। और ये गुजरात में, हरिपुरा जो है वो गुजरात में है। अब यहाँ पे जब हरिपुरा सम्मेलन हुआ, अब यहाँ पे क्या चीजें हुई, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और ये 1938 में हुई, डेट याद रखिएगा। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं तो आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है वो जो है कर्मठ एक नेता थे, और वो सिर्फ जो है शांति पे, सत्य पे, अहिंसा पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। वो महात्मा गांधी जी की बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान करते थे। मगर दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि उनकी वैचारिक, यदि हम लोग बात करें तो वैचारिक मतभेद थे दोनों में, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग थी। एक और जहां पे गांधी जी वो अहिंसा पे, सत्य पे विश्वास करते थे, और उनका ऐसा मानना था कि हम यदि आजादी की लड़ाई लड़ें तो अहिंसा पे पड़े, ठीक है। सत्याग्रह करेंगे हम, सत्याग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे रामगढ़ में ही सत्याग्रह का जो है यहाँ पे सेशन में पास हुई थी ये चीज, आगे हम लोग देखेंगे उसको। तो गांधी जी का ये मानना था कि भाई सत्य करो, अहिंसा करो, इसी पे हमारा काम करो, असहयोग आंदोलन करेंगे, हम लोग हड़तालें करेंगे, हम लोग लाठी नहीं उठाएंगे। उनके हाथ में लाठी होती थी मगर वो मारने के लिए नहीं होती थी, ठीक है। तो ये इनका जो है संकल्प था। बट दूसरी ओर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जो कि मेरे फेवरेट नेता है, उनकी जो है ये बिल्कुल स्ट्रैटेजी थी कि अंग्रेज जो है वो सीधे साधे तो है नहीं, ठीक है। तो उनका ये था कि भाई इसको आप सीधे साधे से करोगे तो ये काम नहीं बनने वाला, आपको सारी पॉलिसीज को अपनाना पड़ेगा। सत्य अहिंसा आप आंदोलन चलाइए, असहयोग आंदोलन चलाइए, ठीक है। बट अलॉन्ग विथ आपको अलग चीजें भी करनी होगी। कारण बहुत सिंपल था। देखिए हुआ ऐसा कि, देखिए मैं बता दूं यहाँ पे रामगढ़ अधिवेशन पे हम लोग आएंगे, ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं
कि जब 1914-18 में जब क्या हुआ था 1914 से 18 के बीच, आपको पता है कि इस टाइम में जो है वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। इसमें गांधी जी ने सपोर्ट कर दिया था। गांधी जी ने कहा था कि भाई अंग्रेजों को सपोर्ट कर दो, डोमिनियन स्टेट मिल जाएगा, मतलब कि हमें आजादी मिल जाएगी, ठीक है। डोमिनियन स्टेट की स्टेटस की बात हुई थी, मतलब कि कुछ अधिकार हमारे देश को मिलेगा, कुछ अधिकार जो है उनको भी, अंग्रेजों का भी रहेगा। ये बात मैं कर रहा हूँ प्रथम विश्व युद्ध की। अब अंग्रेजों ने ऐसा कुछ किया नहीं। अंग्रेजों ने बोला कि हाँ चलो ठीक है, हमें सपोर्ट कर दो, हम कर देंगे तुमको। मगर जैसे ही आज़ादी, जब वो लड़ाई जीती गई, आज़ादी की नहीं, मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध जीता गया, तो उसमें ब्रिटेन ने नकार दिया और कुछ भी ऐसा झारखंड, मतलब कि हमारे देश को, हमारे भारतवर्ष को कुछ भी डोमिनेट स्टेटस वगैरह नहीं मिला, ठीक है। इससे सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल गुस्साए हुए थे, ठीक है। और देखिए यही चीज होती है रामगढ़ अधिवेशन में, जब बात होती है कि रामगढ़ अधिवेशन में जब बात होती है कि भाई मतलब कि सत्य अहिंसा की बात होती है, ठीक है, तो इसका विरोध डेफिनेटली मतलब कि होगा ही, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी विरोध करेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि रामगढ़ अधिवेशन के पहले की घटना सुभाष चंद्र बोस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आंखों से लोगों के आंसू गिर जाएंगी, ऐसी घटना हुई थी। क्या हुई थी, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हरिपुरा सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष बनने के बाद उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल गांधी जी से अलग, ठीक है, सभी से अलग। और एक नई जो है यहाँ पे कल्पना विकसित होती है कि भाई हम सिर्फ अहिंसा की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो परिकल्पना है ये जो है कांग्रेस में आती है, क्योंकि वो अध्यक्ष रहते थे। अब यहाँ पे ये परिकल्पना जो है पूरी कांग्रेस में जब विकसित होती दिखती है, तब गांधी जी को एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पे अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। और गांधी जी बिल्कुल मतलब कि सुभाष चंद्र बोस की इस स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी मतलब कि खुश नहीं थे। उसके बाद अगला अधिवेशन जो है, 52वां जो अधिवेशन है वो त्रिपुरी में होने वाला होता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ये सोचते हैं कि यदि कांग्रेस को एक नई दिशा दिखानी है, यदि एक नई चीज दिखानी है, हमें यदि देश की आजादी चाहिए, तो हमें फिर से अध्यक्ष बनना पड़ेगा। ये सुभाष चंद्र बोस जी की सोच थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे खड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह होती है कि गांधी जी को जो है सुभाष चंद्र बोस जी पसंद नहीं है, तो गांधी जी जो है इसका विरोध करते हैं और गांधी जी जो है एक नया कैंडिडेट खड़ा करते हैं। पहले तो उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को बोला कि भाई आप खड़े हो जाइए। जब वो खड़े नहीं हुए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बोला गया, वो भी खड़े नहीं हुए। जब, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सामने रहेंगे तो कौन खड़ा होगा, ठीक है। और हम बात करें यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो उनकी मानसिकता और मतलब कि सुभाष चंद्र बोस की मानसिकता में उस समय की बात कर रहा हूं, तो इसको पॉलिटिकली नहीं लीजिएगा, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं लेफ्ट विंग में वो आते थे, ठीक है। उनकी विचारधारा जो है वो शांति वाली, हिंसा वाली सच में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद भी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहाँ पे खड़े नहीं होते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के अगेंस्ट में। कौन खड़ा होता है, तो पट्टाभी सीतारमैया, आपका नाम आपको पता होगा, पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया जाता है। गांधी जी खड़ा करते हैं कि भाई तुम अगेंस्ट में खड़ा हो। जैसे ही वो खड़ा होते हैं तो कैंडिडेट हो जाता है कांग्रेस का दो, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के कैंडिडेट, दूसरी ओर पट्टाभी सीतारमैया। इस तरह की स्थिति जनरली होती नहीं थी, ठीक है। इसलिए होता क्या पहले था कि पहले वोटिंग वगैरह नहीं होता था, पहले मतलब कि हाथ खड़ा कर दो, कोई खड़ा है हाथ खड़ा कर दो, सर्वसम्मति से जो है पहले वोटिंग वगैरह होती थी और चुना जाता था। बट यहाँ पे मतदान कराना पड़ा क्योंकि दो कैंडिडेट थे, पट्टाभी सीतारमैया एक तरफ, दूसरे तरफ सुभाष चंद्र बोस जी। पट्टाभी सीतारमैया को हार का सामना करना पड़ता है और सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। इसके बाद जीतने के बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़ी बात कह जाते हैं और वो कहते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, बल्कि ये मेरी व्यक्तिगत हार, ठीक है। वो पर्सनली इसको ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने ही जो है पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था। इसलिए वो कहते हैं कि अब कांग्रेस में मेरी स्थिति वैसी नहीं रही, लगता है कांग्रेस को गांधी जी की जरूरत नहीं है और ये मेरी व्यक्तिगत हार है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। जैसा ही वो कहते हैं, कांग्रेस की कार्यकारिणी होती है, जहां तक मुझे याद है 14 इसमें सदस्य होते हैं, ठीक है, इफ आई एम करेक्ट। अब यहाँ पे 14 कार्यकारिणी जो है सदस्य होते हैं जो कि अध्यक्ष को सपोर्ट करते हैं और मिलके काम करते हैं। कार्यकारिणी जो है वो गांधी जी के मतलब की राह पर ही चलती है, ठीक है। वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है जितने भी यहाँ पे कार्यकारिणी के मेंबर हैं, ठीक है।
अब इससे ये सुनकर वो 14 में से आई थिंक जहां तक मुझे याद है 13 लोग जो है यहाँ पे वो रिजाइन दे देते हैं, मतलब मैक्सिमम आप समझिए रिजाइन दे देते हैं। ठीक है, जैसे ही रेजिग्नेशन देते हैं, अब रेजिग्नेशन देने के बाद सुभाष चंद्र बोस के पास तो यह पावर था कि कोई भी वहां पे दूसरा जो है कार्यकारिणी में आ जाएगा। ठीक है, बट सुभाष चंद्र बोस जी एक ऐसे मतलब दिलदार नेता थे, एक ऐसे नेता थे कि उनको लगा कि ना, हम जबरदस्ती नहीं रहेंगे कांग्रेस में, भले ही मैंने ये चुनाव जीता है मगर चूंकि गांधी जी को इससे दुख हुआ है, ठीक है, और कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए भी मैं भी नहीं रहूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये नहीं रहते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे देते, वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को त्रिपुरी जो सम्मेलन हुआ था उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण वो करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि एक BLOC, ठीक है, फॉरवर्ड जो ब्लॉक है जो कि लेफ्ट विंग होती है पार्टी, एंड ये पार्टी जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये त्रिपुरी सम्मेलन के बाद बनाई जाती है। हालांकि रामगढ़ सम्मेलन में इसका बहुत बड़ा योगदान, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक का भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, ये जरूर याद रखना चाहिए। क्योंकि ये जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ, मतलब होता है, उस टाइम में सुभाष चंद्र बोस पैरेलली एक यहाँ पे रामगढ़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक की मीटिंग वगैरह होती है और काफी सारी चीजें वहां पे बताई जाती हैं, तो उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि रामगढ़ में एक अधिवेशन होता है और अधिवेशन जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी करते हैं। ठीक है, इतना हमने देख लिया। और त्रिपुरी जो सम्मेलन है उसके बाद ये फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण होता है और रामगढ़ जब जो होता है उसमें रामगढ़ जो अधिवेशन है उस टाइम में फॉरवर्ड ब्लॉक की इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, चलिए, और एक सवाल यहाँ से बनता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन का जो नाम है, गोमो स्टेशन को, गोमो जो कि धनबाद में पड़ता है, ठीक है, तो गोमो स्टेशन जो है उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेताजी जो है अंतिम बार आए थे, उसके बाद कालका मेल से होते हुए वो दिल्ली रवाना हो गए, उसके बाद उनका दर्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करें तो क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, देखिए कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन से क्या क्या चीजें बनती है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 53वां जो अधिवेशन है वो झारखंड के रामगढ़ में, जैसे कि मैंने कहा, एकमात्र, और 19 से 20 मार्च 1940 को हुआ था। कैसे याद रखेंगे, 1940, तो 19 आप याद रखिएगा, यहाँ से 19 एक जोड़ दीजिए तो 19-20 हो जाएगा, तो 19-20 मार्च 1940 को यह संपन्न हुआ था। ये एकमात्र था कांग्रेस का अधिवेशन जो कि झारखंड में हुआ था, उस टाइम में बिहार था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और आगे हम लोग बात करें तो अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था, यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद सभा स्थल का जो नाम था मजहर नगर रखा गया था, जो मजहर उल हक के नाम पर रखा गया था। बिहार के बहुत ही कद्दावर नेता थे उस टाइम में, क्योंकि वो बिहारी था। ठीक है, तो मजहर नगर इसी के नाम से, इन्हीं के नाम पे रखा गया था। उसके बाद 15 से 18 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस कार्यकारिणी, जैसे कि हमने कहा कि कांग्रेस की एक कार्यकारिणी होती थी, उसकी बैठक संपन्न होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 17 से 19 मार्च तक कांग्रेस विषय निर्वाचन समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के पहले दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत और विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया। देखिए यहाँ पे हुआ ऐसा कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए यहाँ पे जो विश्व संकट उत्पन्न हो गया था और भारत में भी संकट था, इसलिए एक मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया, इसको भी आप याद रखेंगे। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस का एकमात्र प्रस्ताव, जैसा कि मैंने कहा था कि इस अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव का नाम है सत्याग्रह प्रस्ताव। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसका जो अनुमोदन है वो JB कृपलानी द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग बात करें तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव में 27 संशोधन जो है वो प्रस्तावित किए गए, जिसमें 14 संशोधन को वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया, और 13 संशोधन जो भारी बहुमत से गिर गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद स्वागत भाषण की बात हो रही है। देखिए, स्वागत भाषण की बात होती है तो दिमाग में आपको याद होगा कि स्वागत करना है। ठीक है, तो भाषण में जब स्वागत करने वाले कौन होंगे, वहां के लोकल लोग होंगे। तो लोकल कौन थे वहां के, तो लोकल थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के सबसे बड़े नेता, भारत के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, आपको पता होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वागत भाषण करेंगे, वहां के नेता ही ना करेंगे बिहार के।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे स्वागत नेता के स्वागत भाषण को देते हैं, आराम से याद रख सकते हैं। अनुमोदन करते हैं जेबी कृपलानी जी। उसके बाद अधिवेशन को महात्मा गांधी ने भी संबोधित किया, ये भी याद रखेंगे। और अपने संबोधन में उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम एवं अहिंसात्मक संघर्ष पर बल दिया। तो गांधी जी का काम ही था अहिंसा पे बात करना, तो उन्होंने अहिंसात्मक संघर्ष पर बल उन्होंने दिया। उसके बाद अबुल कलाम आजाद द्वारा अध्यक्ष भाषण जो है वो प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष रहेंगे तो वही ना अध्यक्ष देंगे, अध्यक्ष वाला भाषण, ठीक है। उसके बाद इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि चलो हम अंग्रेज को सपोर्ट करते हैं, मतलब ऐसा गांधी जी का पहले कंसेप्ट था। बट इसमें जो है अलग ही बातें कही गई और इसमें पूर्ण स्वराज की बात की गई कि भाई हमें देखिए 1914 से 18 के बीच जो हुआ था, मैंने बताया था, इसके पहले 1940 के पहले पूर्ण स्वराज की बात एक बार हुई थी हालांकि, बट 1914-18 की हम लोग बात करें तो पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही थी, वो डोमिनियन स्टेटस की बात हो रही थी कि भाई चलो कुछ पावर हमें मिल जाएगा। बट इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात हुई कि अब हमें तो पूरी आजादी चाहिए भाई, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एग्जाम में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्या होता है भाई, तो संविधान सभा द्वारा देश के संविधान निर्माण पर बल दिया गया तथा इन्होंने इस अधिवेशन में भाग लेने तो राज्य के विभिन्न भागों में ताना भगत पैदल, देखिए ताना भगत वे करते थे, ठीक है। तो ये ताना भगत पैदल चलकर रामगढ़ आए थे, ठीक है। तो बिरसा मुंडा आंदोलन से मतलब कि एक रिलेशन है इसका, ठीक है। क्योंकि इसी को ये खींच के ताना भगत आंदोलन चलाया गया था। ताना का मतलब खींचना, ठीक है। तो ताना या ताना भगत भी बोला जाता है इसको। तो ताना भगत आंदोलन हुआ था और ताना भगत जो लोग थे वो पैदल चलकर रामगढ़ आए थे और गांधी जी को 400 रुपए की एक थैली भेंट की कि भाई गांधी जी आप देश की आजादी के लिए काम करिए। और गांधी जी जो है इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मतलब कि प्रिय शिष्य की उपाधि जो है उन्होंने दी, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ताना भगत को, ये यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तित्व क्या है, कुछ नाम बात करें तो अध्यक्ष की हमने चर्चा कर ली, स्वागत समिति हमने बता दिया। स्वागत समिति के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह एवं डॉक्टर सैयद महमूद जी थे। उसके बाद स्वागत समिति के महासचिव थे श्री अनुग्रह नारायण सिंह एन सिंह शॉर्ट में। स्वागत समिति के पदाधिकारी श्री अंबिका कांत सिंह जी और प्रचार पदाधिकारी की हम लोग बात करें तो श्री ज्ञान चंद्र सोदी जी। उसके बाद हम लोग बात करें तो प्रमुख जो स्वयं सेविकाएं हैं वो इनका नाम आप याद कर सकते हैं। इस सम्मेलन के अन्य प्रमुख लोगों ने जो भागीदारी प्रस्तुत की, यहां से एग्जाम में सवाल बनता है। और इससे आपको एक जो है ट्रिक में बता दूं, जय श्री राम, इसको आप याद रख सकते हैं, जय श्री राम। और यहां से कैसे याद रखिएगा, देखिए जय से जयचंद्र विद्यालंकर जो है उन्होंने एक बिहार की जितनी भी प्राचीन धरोहर थी उनको आधारित स्मारिका मतलब कि स्टैचू टाइप की छोटी छोटी वो जो है प्रदान किया गया लोगों को, अपने पैसे से उन्होंने दिया, ठीक है, जो भी यहाँ पे लोग आए थे। तो जयचंद्र विद्यालंकार आप नाम याद रख सकते हैं, जय से याद रख सकते हैं, उन्होंने की मूर्ति जो है उन्होंने प्रदान की थी लोगों को। स्मरणिका जो है वो प्रदान करी थी, स्मरणिका ही पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो श्री से, तो श्री से श्री लक्ष्मी नारायण का नाम याद रखिएगा। खादी प्रदर्शनी का आयोजन इन्होंने किया था और ये चर्चा जो चरखा संघ है उनके सचिव थे। चरखा का मतलब समझ रहे हैं बात कि गांधी जी ने स्वदेशी पे बहुत ध्यान दिया, ठीक है, कि भाई विदेशी कपड़ा नहीं पहनना है, विदेशी कपड़ों को जला देना है, ठीक है। तो इसलिए चरखा पे जो है कपड़े बनते थे और उसको पहना जाता है। तो ये चरखा जो संघ है उनका जो सचिव है वो लक्ष्मी नारायण जी थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो राम था ना, तो राम से रामजी प्रसाद वर्मा वो अभियंत्रण का कार्य करते थे, मतलब ये बहुत बड़े इंजीनियर थे कि कैसे कहाँ पे मीटिंग्स मतलब कैसे बनाना है चीजों को, कैसे एक मतलब कि यदि कुछ भी बनाना है, यदि हम बात करें मीटिंग्स वगैरह होनी है तो कहाँ पे पंडाल बनाना, इस तरह से चीजें होती थी। तो अभियंत्रण का जो कार्य है वो रामजी प्रसाद वर्मा द्वारा किया जाता था। और बिजली पर का जो प्रबंध है वो गया कॉटन मिल्स करती थी, मतलब ये सब स्पॉन्सर हो गए, उस टाइम भी स्पॉन्सर हुआ करते थे। टाटा ने, जमशेद जी टाटा ने जितना स्पॉन्सर किया है हमारे भारतवर्ष को मतलब कि आंदोलन चलाने के लिए, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी होता था, पैसा नहीं रहेगा तो कैसे जो है आप एक आंदोलन को चलाएंगे। तो रतन हम बात करें जमशेद जी टाटा जी, वो टाटा ने काफी काम किया। उसके बाद हम लोग बात करें तो बिरला ग्रुप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल उस टाइम में प्ले किया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें तो बिहार की ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित चित्रावली मतलब चित्र जो है पेंटिंग वगैरह वो देने का काम जो है बनाने का काम ईश्वरी प्रसाद वर्मा जी
ने किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन की हम लोग बात करें। देखिए, अब ऐसा हुआ कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, जो कि मैंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के वो नेता थे, ठीक है, और कांग्रेस से उन्हें निकाल भी दिया गया था। ये बहुत दुखद घटना है, ठीक है। और मतलब कि हालांकि उन्होंने खुद ही त्याग पत्र दे दिया था, ये भी आपको याद दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, आगे हम लोग बात करें कि रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन रामगढ़ के निकट बिहिटा में हुआ था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिहिटा में ये हुआ था। इस सम्मेलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, उन्होंने मुख्य प्रस्ताव पारित किया, जिसका अनुमोदन सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने किया, ठीक है। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में कांग्रेस की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई और उन्होंने कहा कि पूर्व स्वराज की प्राप्ति हमें चाहिए, ठीक है। और उनको बहुत इंपॉर्टेंट जो है कहा गया कि पूर्व स्वराज हमें चाहिए, ठीक है। और कांग्रेस की जो मतलब हिंसावादी नीति थी, इस तरह की जो नीति थी, उस पर उन्होंने मतलब कि बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण इसी अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। तो ये कहा जाता है, मतलब कि देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का एक्चुअल में निर्माण आप देखेंगे तो जैसा कि हमने देखा, हरिपुरा और त्रिपुरा जो सम्मेलन है हमने ऊपर दिखाया, ठीक है। तो इसके रामगढ़ के पहले वाला जो अधिवेशन है उसमें हुआ था, ठीक है। हालांकि कहा जाता है कि इसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि जब फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण हुआ तो रामगढ़ जो अधिवेशन था वो पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें नेताजी ने ग्रामीण इलाकों की का जो है भ्रमण किया और लोगों को एकजुट जो है करने का प्रयास किया गया। प्रसिद्ध नेता एम एन रॉय, काफी इंपॉर्टेंट है, मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसी अधिवेशन में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है उसकी आधारशिला रखी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।